आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में इकाई 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। आपको पता होगा कि द्रव्य मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला दृढ़ और दूसरा तरल। दृढ़ का मतलब जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित, और तरल का मतलब जिसमें बहने का गुण। तरल का मतलब जिसमें बहने का गुण होता है। तरल के अंतर्गत आते हैं द्रव और गैस, और दृढ़ के अंतर्गत आता है ठोस। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब अगर हम कुल मिलाकर कहें तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें घटक कणों के मध्य इतना प्रबल आकर्षण बल हो कि वो केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकें, अर्थात वो अपने स्थान से इधर उधर ना जा सकें, स्थानांतरीय गति ना कर सकें, केवल कंपन कर सकें। वो अवस्था द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती। यानी ठोस अवस्था में जो घटक कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन, जिससे मिलकर किसी ठोस की रचना होती है, किसी पदार्थ की रचना होती है, वो घटक कण कहलाता है। तो जिसमें घटक कण बहुत पास पास होते हैं, उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, उनमें स्थानांतरीय गति नहीं होती, उनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, वे असंपीड्य होते हैं। ये ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के आधार पर अगर आपको कोई उदाहरण देना है तो आप ले सकते हैं, जैसे ये चाक है, पुस्तक है, ये बोर्ड है, और तमाम चीज़ें जो दृढ़ हों, असंपीड्य हों, जिनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन इसलिए निश्चित होता है कि उसके कण आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण वो गति नहीं कर सकते, केवल कंपन कर सकते हैं। जब गति नहीं कर पाएंगे तो वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बना लेंगे, इसीलिए उनका आयतन निश्चित होता है। और आकृति भी इसी कारण निश्चित होती है क्योंकि वो गति नहीं कर पाते। द्रव में उनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने का मतलब वो अपने तल के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब गति कर सकते हैं लेकिन वो अपने तल को छोड़कर नहीं जा पाते, इसलिए आयतन निश्चित होता है। और चूंकि गति कर सकते हैं इसलिए उनका आकृति निश्चित नहीं होती। इसी प्रकार गैसों में अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब काफ़ी दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होगा तो गति करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे, इसलिए उनकी ना तो आकृति निश्चित होती है, ना आयतन निश्चित होता है। वो उपलब्ध संपूर्ण स्थान में फैल जाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से ठोस अवस्था को पढ़ना है। ठोस अवस्था के बारे में आपको बता दिया गया कि ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, यांत्रिक शक्ति उच्च होती है, आयतन और आकृति निश्चित होता है, ये असंपीड्य होते हैं। इनको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था कहते किसे? अब हम बात करें ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। पहला
कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था का मतलब किस व्यवस्था में या किस प्रकार से उसके घटक कण ठोस में उपस्थित हैं, उस आधार पर ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब आप जान लें क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसके घटक कण व्यवस्थित क्रम में जुड़े हो, जिसके घटक कण व्यवस्थित क्रम में जुड़कर एक त्रिविमीय व्यवस्था बनाएं, अर्थात क्रिस्टल जालक बनाएं, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनके घटक एक व्यवस्थित क्रम में जुड़कर एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था का क्रिस्टल जालक बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरास व्यवस्था होती है। दीर्घपरास व्यवस्था का मतलब हर जगह उसके गुण समान होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, इनकी विषम दैशिक प्रकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिक प्रकृति, इनकी कणों की व्यवस्था दीर्घपरास व्यवस्था होती है, इनकी निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति होती है, और जितने भी प्रकार के वास्तविक ठोस हैं वो सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब इनको वास्तविक या सत्य ठोस कहते हैं। इनमें त्रिविमीय नियत दीर्घपरास व्यवस्था होती है, इनकी आकृति निश्चित होती है, नियमित होती है, इनमें घटक कण दीर्घपरास व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित होते हैं। तो ये आप जान गए होंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, या इनको हम काल्पनिक ठोस कह सकते हैं, आभासी ठोस कह सकते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? जैसे आपने रबड़ देखा होगा, प्लास्टिक, कांच, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इनमें घटक कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, यानी घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों में नियमित व्यवस्था होती थी, त्रिविमीय जालक होता था, इसमें अनियमित व्यवस्था होती। अगला, इनकी विषम दैशिक प्रकृति नहीं होती, इनकी लघुपरास व्यवस्था होती है, इनके गलनांक और क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये सारे गुण हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में। यानी क्रिस्टलीय ठोस का सीधा उल्टा ये आभासी ठोस या छद्म ठोस कहलाते हैं। इनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। आपने देखा होगा कांच की जो पुरानी खिड़कियां होती हैं उसमें वो नीचे की तरफ मोटी हो जाती हैं। नीचे की तरफ क्यों मोटी हो जाती हैं? क्योंकि धीरे धीरे इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बहने का गुण होता है। तो कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के हो गए। एक क्रिस्टलीय का मतलब दीर्घपरास व्यवस्था
अनियमित ज्यामितीय आकृति। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब लघुपरास व्यवस्था, अनियमित आकृति, अनियमित गलनांक और क्वथनांक, क्रिस्टलीय में निश्चित गलनांक और क्वथनांक। तो ये हो गया। अब हम दूसरा प्रकार आपको बताएंगे। पहला प्रकार हुआ कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते थे, और अब हम दूसरा बताएंगे घटक कणों के अंतरकणीय बलों के आधार पर, या हम ये कहते हैं कि अंतरकणीय बलों के आधार पर। पहला कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कण किस प्रकार व्यवस्थित होते थे, नियमित, अनियमित। नियमित रहेंगे तो क्रिस्टलीय, अनियमित रहेंगे तो अक्रिस्टलीय। अब अंतरकणीय बलों के आधार पर ठोस कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। अंतरकणीय बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक शब्द से मतलब है जो अणुओं से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस का मतलब ऐसे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं तथा ये अणु परस्पर दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस का मतलब ऐसे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं तथा जो दुर्बल अणु, वही अणु दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस CO2, आणविक ठोस। बर्फ आणविक ठोस। ठोस हाइड्रोजन आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस का मतलब अणु से मिलकर, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय का मतलब आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा। पहला ध्रुवीय, यानी जिनमें ध्रुवीय आबंध उपस्थित हों, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब जिनमें ध्रुवीय आबंध उपस्थित हो। अब ध्रुवीय आबंध का मतलब क्या है? जैसे जब 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है। जब 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है और उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है, तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस H2O, इसमें ध्रुवीय आबंध है। ठोस SO2 ध्रुवीय आबंध है इसमें, तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। HCl, इसमें भी ध्रुवीय आबंध है। यहां पर हम H लिख दें, सॉलिड। ये सब ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। जब समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है तब अध्रुवीय बंध होता है। जब समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनेगा तो अध्रुवीय होगा। और अध्रुवीय ठोस वे होंगे, ये जो आबंध लिखे हैं ध्रुवीय आबंध का मतलब जिनमें ध्रुवीय आबंध होगा वो ध्रुवीय ठोस होगा, और जिनमें अध्रुवीय आबंध होगा वो अध्रुवीय होगा।
जब समान परमाणुओं के मध्य बनेगा, जैसे ये देखिए H2 समान परमाणु के मध्य बना, इसमें विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं होगा, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ना तो इसके पास जाएगा ना इसके पास, दोनों से बराबर दूरी पर रहेगा, तो ना तो किसी के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा ना आंशिक ऋणावेश आएगा, तो ये ध्रुवीय अध्रुवीय हो जाएगा। तो अध्रुवीय का मतलब जैसे ठोस हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, ये देखिए ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ये सब कैसे हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। और तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंध भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से संयोग करता है, जब हाइड्रोजन परमाणु कम विद्युत ऋण, अधिक विद्युत ऋणात्मकता और कम परमाणु त्रिज्या के किसी परमाणु से संयोग करता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, यानी जिन ठोसों में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से संयोग करेगा वो ठोस हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहलाएंगे। क्यों हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहलाएंगे? क्योंकि इन ठोसों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बना होगा, या इन ठोसों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बना होगा। जैसे ठोस H2O जिसको आप बर्फ कहते हो, ये है, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। ये देखिए ठोस NH3, ये भी हाइड्रोजन आबंधित है। क्यों हाइड्रोजन आबंधित है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस हो गए। तो आणविक ठोस कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, एक ध्रुवीय ठोस, एक अध्रुवीय ठोस, एक हाइड्रोजन आबंधित ठोस। अब दूसरा प्रकार आप लोग पढ़ेंगे वो है आयनिक ठोस। पहला आणविक ठोस हुआ, आणविक ठोस में घटक कण अणु होते थे। अब पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में घटक कण आयन होते हैं। दूसरा प्रकार अंतरकणीय बलों के आधार पर ये है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। आयनिक का मतलब जिसमें घटक कण आयन हो, ऐसे ठोस जिसमें घटक कण आयन हो आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे ये देखिए NaCl, ये देखिए ये सब आयनिक ठोस हैं। क्यों आयनिक ठोस हैं? क्योंकि ये इसमें घटक कण धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। इनमें धनायनों और ऋणायनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल पाया जाता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों से मिलकर बना हुआ है। ये आयन एकांतर क्रम में एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बने रहेंगे, तो ये आयनिक ठोस हो गया। KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na2SO4, Na पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, इन सब से मिलकर बना, तो ये आयनिक ठोस हुआ।
आयनिक ठोस में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल पाए जाते हैं। तो ये आपने जान लिया आयनिक ठोस। तीसरा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क या परमाणविक भी कर सकते हैं। सहसंयोजक, नेटवर्क या परमाणविक ठोस। अब बात करें सहसंयोजक ठोस की, तो इसमें घटक कण सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं, या फिर ये कहें जिसमें घटक कण परमाणु होते हैं। पहले आणविक ठोस में आपने देखा था घटक कण अणु होते थे। आयनिक ठोसों में आपने देखा घटक कण आयन होते हैं, लेकिन सहसंयोजक ठोस में घटक कण परमाणु होते हैं, और परमाणु होने के कारण ही इनको सहसंयोजक ठोस कहते हैं, या नेटवर्क ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एक निश्चित ज्यामिति या निश्चित क्रिस्टलीय ज्यामिति होती है, त्रिविमीय ज्यामिति होती है, जो एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं। इसी कारण ये नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब सहसंयोजक ठोस। हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्टज है, सिलिका है, बोरान नाइट्राइड Bn, ये सब सहसंयोजक ठोस हैं या नेटवर्क ठोस हैं। क्यों नेटवर्क ठोस हैं? क्योंकि इनमें घटक कण परमाणु होते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आणविक ठोस भी विद्युत के कुचालक, आयनिक ठोस भी कुचालक और सहसंयोजक ठोस भी कुचालक। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें द्विविमीय परत व्यवस्था पाई जाती है, और उसी व्यवस्था के कारण यही एक अपवाद है सहसंयोजक ठोसों में, जो मुलायम भी होता है और विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जितने भी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। तो ये अपवाद, ये हो गया सहसंयोजक ठोस। और तीसरा, ये चौथा और महत्वपूर्ण, ये धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का मतलब मेटेलिक सॉलिड, जिनमें धात्विक आबंध पाए जाएं, यानी जिसमें धातु के गुण हों, जिसमें धात्विक आबंध पाया जाए, वो धात्विक ठोस कहलाता है। धातु आप जानते ही होंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धात्विक ठोस हैं। धात्विक ठोसों में धनायन, धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आबंध बनता है वो धात्विक आबंध कहलाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी ये गतिशील रहते हैं। और अगर धात्विक ठोसों को किसी विभवांतर से जोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगते हैं। इसी कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब धात्विक ठोस का उदाहरण आपको अगर जानना है तो आप जान लें, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब धात्विक ठोस हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और इसी गति के कारण इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। धात्विक ठोसों में इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। आप लोग चांदी को देखकर पहचान लेते हैं उसकी चमक के आधार पर। इसका कारण यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका विस्थानीकरण है, उसी के आधार पर इनकी एक चमक होती है। आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये सब गुण पाए जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जितने ठोस इसके पहले आपको बताए गए वो विद्युत के कुचालक होते थे, लेकिन धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। आज की वीडियो में आप लोग इतना ही पढ़ेंगे। RPPS एजुकेशनल पॉइंट को समय देने के लिए आपको धन्यवाद।